तो हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि हम आपको अनसाल्व सेट सॉल्व करा रहे हैं, हल करा रहे हैं, तो आज हम लोग अनसाल्व सेट में सेट नंबर फर्स्ट का पाँचवें का क्वेश्चन देखेंगे। अर्थात जो 3 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें से हम लोग 5 कल कवर कर लिए थे। अब जो बचे हुए 5 हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? क्वेश्चन ये है पांचवा का कि कांच एवं हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः 1.50 व 2.40 है। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। तो चलिए इसको लगाते हैं हम। तो देखिए हीरे के सापेक्ष क्या कर रहा है? कांच का अपवर्तनांक। तो देखिए क्या हो जाएगा, हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? हम लोग क्या करेंगे, हीरे वाले अपवर्तनांक में कांच वाले अपवर्तनांक का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2.40 बटे 1.50 भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 240 बटे 150। काट दो, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15, 1.6 आएगा। हल करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप वैल्यू निकाल लीजिएगा, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात तो नहीं है, आराम से निकल जाएगा। भाग दे के ही निकलेगा। देखिएगा सवाल ये बहुत अच्छा है, आराम से आप लोग लगा सकते हैं। आंसर में आप कैलकुलेशन देखिएगा, गड़बड़ है तो बता दीजिएगा कमेंट में। वैसे जहाँ तक उम्मीद है सही है। तो चलिए चौथे का ख क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथे का ख क्वेश्चन कर रहा है वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, इसका सूत्र अपवर्तनांक के पदों में लिखिए। अपवर्तनांक के पदों में लिखिए, अपवर्तनांक के पदों में लिखना है। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, इसको अपवर्तनांक के पदों में क्या करना है, हमको परिभाषित करना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता पहले होता क्या है इसको जानो आप। वर्ण विक्षेपण क्या होता है उसके बाद वर्ण विक्षेपण क्षमता को आप लोग जानिए, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो आप लोग वर्ण विक्षेपण क्षमता को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ये गारंटी से मैं कह सकता हूं। तो चलिए देखिए क्या होता है वर्ण विक्षेपण क्षमता। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए जरा इसको हम समझा देते हैं, ये तो अभी पढ़ के सुना दिया गया है। देखो जब श्वेत प्रकाश है, जो श्वेत प्रकाश है इसको कोई प्रिज्म, मान लो ये आपका प्रिज्म है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो कई रंगों में जो है टूट जाता है, कई रंगों में क्या होता है विघटित हो जाता है, और यही घटना को क्या कहते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो देखो क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह कई रंगों में, कई विभिन्न रंगों में क्या होता है टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, विघटित हो जाता है, विभाजित हो जाता है, और यही घटना कहलाती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। लेकिन यहाँ पे वर्ण विक्षेपण को डिफाइन करने के लिए नहीं दिया था, यहाँ पे वर्ण विक्षेपण क्षमता को परिभाषित करने के लिए दिया था। तो चलिए हम लोग वर्ण विक्षेपण क्षमता को डिफाइन कर लेते हैं। क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से गुजरता है तो बैगनी व लाल रंगों के निर्गत किरणों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती अर्थात पीले रंग के किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसको डब्ल्यू नहीं ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए क्या है, इसको तो अभी हमने ऐसे परिभाषित कर दिया, लेकिन इसको जब फार्मूले से हम लोग डिराइव करेंगे तो और मजा आएगा। तो पहले एक बार इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं इससे, एक बार फार्मूले से डिफाइन करें तो दोनों में आपको अंतर पता हो जाएगा क्या है अंतर, कैसे मतलब आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है वे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो देखो क्या रहा है कि जब श्वेत प्रकाश को हम किससे गुजारते हैं, प्रिज्म से गुजारते हैं, तभी वर्ण विक्षेपण की क्षमता होगी। जब श्वेत प्रकाश को हम लोग किससे गुजारेंगे, प्रिज्म से, तभी वर्ण विक्षेपण की क्षमता, वर्ण विक्षेपण की क्रिया प्रारंभ होगी। तो देखो जब श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से गुजरता है, मतलब एक प्रिज्म से जब उसको गुजारते हैं तो क्या होगा कि कई ठो रंगों में विभाजित होता है, कई अवयवी रंगों में टूटता है। तो उसमें एक रंग क्या होता है बैगनी, एक होता है लाल और एक होता है पीला। तो बैगनी लाल तो किनारे किनारे होता है, लेकिन पीला क्या होता है बीच में होता है। तो बैगनी और लाल किरणों के बीच जो है
कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण माने जिसको आप लोग क्या लेते हैं, थीटा, कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो बैगनी और लाल रंगों की जो किरण है इनके बीच का जो वर्ण कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा, और जो पीला माने बीच वाले जो कलर है इसका विचलन कोण अर्थात डेल्टा, डेल्टा वाई जिसको कहेंगे। तो थीटा बटे डेल्टा वाई का जो रेशियो है, जो अनुपात है, उसको हम लोग कहते हैं प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, ओमेगा से दिखाते हैं। तो कैसे बोलेंगे कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो लाल व बैगनी रंग के प्रकाश किरणों, निर्गत माने निकलने वाली, तो लाल और बैगनी रंग के निर्गत किरणों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा पीले रंग के किरण के लिए जो पीले रंग का किरण है उसके लिए विचलन कोण का जो अनुपात है उसको हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। चाहे तो हम लोग इसको फार्मूला से भी निकाल लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर किन्हीं दो रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब वो दो रंग कौन कौन आपको होता है, बैगनी और लाल। तो बैगनी और लाल रंग के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण बटे पीले रंग के लिए विचलन कोण। देखिए तो कैसे इसमें लिखा गया है कि किन्हीं दो रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण बटे इन रंगों के माध्य रंग की किरण का विचलन कोण। तो किन्हीं दो रंग माने ये लाल, ये आपका बैगनी है, ये पीला है और ये लाल है। तो देखो बैगनी और लाल वाले के लिए हम लोग क्या लेते हैं, इसका कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब माध्य रंग माने बीच वाला रंग क्या है, पीला, तो पीले का विचलन कोण। तो इसका अगर कोणीय वर्ण विक्षेपण हम लोग क्या लेते हैं, इसका हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण लेते हैं थीटा से। कोणीय बोलना है ना तो थीटा एंगुलर, तो हो जाएगा W इज इक्वल W, यार देखिए हम भी आपको कहते कहते हो जा रहा है, मुंह से निकल रहा है, W नहीं, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई डेल्टा वाई। डेल्टा वाई माने येलो रंग का जो है पीले रंग का विचलन कोण, विचलन को हमेशा डेल्टा से दिखाते हैं। तो थीटा बटे डेल्टा वाई, थीटा बटे डेल्टा वाई, डेल वाई जिसको कहते हैं, डेल वाई। ठीक, अब देखिए कह रहा है, एक क्वेश्चन ये भी दिया था कि अपवर्तनांक और वर्ण विक्षेपण क्षमता में संबंध बताइए। तो देखो जो फार्मूला होता है अपवर्तनांक और वर्ण विक्षेपण क्षमता में वो ये होता है ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा माने वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से दिखाते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू NV माइनस NR बटे NY माइनस 1। NV क्या है, V माने वायलेट होता है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक, बैगनी प्रकाश किरण का अपवर्तनांक, बैगनी किरण का जो बैगनी रंग का किरण है उसका अपवर्तनांक। NR क्या है, रेड, रेड माने लाल, लाल रंग की किरण का अपवर्तनांक, लाल रंग की किरण का अपवर्तनांक। और NY क्या है, Y माने येलो, पीले रंग की किरण का, ये पीला लिख रहे हैं भाई, थोड़ा राइटिंग से कंप्रोमाइज करिएगा, पीले रंग के किरण का अपवर्तनांक, किरण का अपवर्तनांक। ओमेगा को आप लोग जान ही रहे हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो इसको आप लोग समझ गए, ये फार्मूला आया है यहाँ पे केवल लिखने के लिए कहा था, डिराइव करने के लिए नहीं कहा, तो हम डिराइव नहीं किए। जब डिराइव करने के लिए कहेगा तो हम लोग डिराइव भी करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग वाला, पांचवें का ग, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण का निगमन कीजिए अथवा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र प्राप्त कीजिए एवं प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बेहतरीन दोनों क्वेश्चन, मजेदार, मजा आ जाएगा, बस आइए आनंद लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, पहले हम लोग दोनों करेंगे। तो पहले हम लोग आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण क्या होता है उसको हम लोग निकालते हैं, उसको डिराइव करते हैं। उसके बाद हम लोग डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, दोनों ही डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन, मजा आता है लगाने में। चलो करते हैं। तो देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव जैसा कि आपको बता दिया गया होगा, राजन सर ने पढ़ाया होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको आप लोग कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जब प्रकाश किसी
पृष्ठ से टकराता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। उससे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इतना आपको थोड़ा सा बता दिया, जो बच्चे ना जानते हो तो जान गए होंगे। तो यह घटना कहलाती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जब हम लोग क्या करते हैं, किसी पृष्ठ से प्रकाश टकराता है तो पृष्ठ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन तापांतर के कारण उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उस सतह से निकलने लगते हैं, जाने लगते हैं तापांतर के कारण, और यह घटना कहलाती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसको कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन भी लोग कह लेते हैं। तो चलिए हम लोग उस जान गए। तो जो प्रकाश प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के विषय में जिन्होंने बताया था वो थे बाबू साहब आइंस्टीन। आइंस्टीन ने बहुत प्रकाश के विषय में बताया। प्रकाश के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अध्ययन आइंस्टीन जी ने तो किया असली। तो आइंस्टीन ने क्या अध्ययन किया, क्या इक्वेशन निकाला, क्या फार्मूला निकाला, उसी को हम लोग डिराइव करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो देखिए क्या है, तो देखिए पहले क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव के अनुसार जब आवृत्ति न्यू, इसको वी नहीं पढ़ेंगे, न्यू पढ़ेंगे, जब आवृत्ति न्यू का कोई फोटान किसी धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा एच न्यू, ये ई एनर्जी का इन्होंने फार्मूला दिया था फोटान के लिए, एच न्यू। फोटान आप लोग जानते होंगे, मतलब ऊर्जा जो है सतत रूप में ना होकर पैकेट या बंडलों के रूप में आती है। इन या पैकेट या बंडलों को क्या कहते हैं, क्वांटा। इसमें जो कण होते हैं उसको फोटान कहते हैं, फोटान बोलते हैं, समझ रहे हो ना, तो जानते हो आप लोग। तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा एच न्यू धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को दे देता है और इसका स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब एक चीज जानिए, इतना पहले बता देता हूं, उसके बाद इसके अंदर घुसूंगा। इस ऊर्जा का कुछ भाग W इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकलने में व्यय हो जाता है, जिसे धातु का कार्यफलन कहते हैं, तथा शेष भाग इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा Ek के रूप में प्राप्त हो जाता है। देखो क्या होता है, अगर कोई आदमी है, वो बहुत ज़्यादा धनी है, बहुत ज़्यादा पैसा है, करोड़ रुपया है उसके पास, लेकिन वह अगर करोड़ रुपया किसी दूसरे व्यक्ति को दे दे, अपना पूरा संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दे दे, तो क्या उसका कोई अस्तित्व रह जाता है? सब कहेगा नहीं यार, पहले बहुत मालदार थे, पहले बहुत माल था इनके पास, अब तो सारा मलबा वो ले लिया। तो क्या उनका कोई अस्तित्व रह गया दुनिया में? कोई नहीं रह गया। तो वैसे ये भी है। देखो क्या कहा इन्होंने, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव के समीकरण के अनुसार क्या हुआ कि आवृत्ति न्यू का कोई फोटान क्या होता है, किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता माने गिरता है, पड़ता है, तो क्या होता है, तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा एच न्यू, ई इक्वल टू एच न्यू होता है, संपूर्ण ऊर्जा एच न्यू धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, फोटान की जो एनर्जी होती है एच न्यू, वो अपना एनर्जी किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को देकर अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता है। अपना अस्तित्व क्या कर लेता है, समाप्त कर लेता है। और इसी ऊर्जा में से कुछ भाग W कार्यफलन के रूप में बाहर इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने में व्यय हो जाता है। इसी को धातु, अब पहले कार्यफलन को डिफाइन करते हैं हम लोग। कार्यफलन, वर्क फंक्शन क्या होता है, कार्यफलन। देखो ये चैप्टर मेरा जब मैं पढ़ता था तब से मेरा ये प्री चैप्टर हुआ करता था। इस चैप्टर को भी मैं बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ पढ़ाने में, तो मजा आता है। तो देखो क्या है, कार्यफलन क्या होता है। कार्यफलन माने वर्क फंक्शन, जिसको इंग्लिश में लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो कोई भी आदमी है, मान लो हम एग्जाम्पल पहले लेते हैं, उसके बाद इसको क्लियर करते हैं, क्योंकि आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से, मेरा काम है फिजिक्स को एकदम डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ाता हूँ, समझ रहे हो ना। तो अगर कोई आदमी है, क्या है, कोई आदमी है, उसको संसार में रहने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। वो आदमी तब तक जीवित रहेगा जब तक वह भोजन करता रहेगा, सांस लेता रहेगा, और कुछ एनर्जी उसके पास रहेगी। जैसे एनर्जी उसकी लूज हुई, भोजन जब बंद हुआ तो एनर्जी लूज हुई तो वो आदमी ऊपर चल दिया। तो वैसे यहाँ पे भी है, तो वैसे यहाँ पे है क्या है
कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन होता है, उनको प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उनकी सतह से हटाने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी को उनकी कार्यफलन कहते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी पृष्ठ से जो किसी पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने के लिए आवश्यक होती है, वही ऊर्जा को हम लोग कहते हैं कार्यफलन, वर्ग फंक्शन कहते हैं उसी को हम लोग। और क्या होता है, जो देखो एच न्यू में पहले तो फोटान के पास एनर्जी हुई एच न्यू, फिर उसने अपनी एनर्जी को किसी एक इलेक्ट्रॉन को दिया, अपना अस्तित्व समाप्त किया। एच न्यू मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन हथिया लिया अपना, वो खुद समाप्त हो गया फोटान। अब एच न्यू में से छोरा छोरी शुरू हुई तो एच न्यू में से कुछ भाग डब्लू कार्यफलन के रूप में हो गया। अब जो भाग बचा वो गतिज ऊर्जा के रूप में हो गया। तो चलो आगे देखते हैं क्या होता है। पहले क्या हुआ, एच न्यू माने फोटान की एनर्जी। अब फोटान की एनर्जी कौन कौन लेना चाहता है, कार्यफलन और गतिज ऊर्जा। इसी में से तो ये दोनों लोग लेंगे भाई साहब। चाहे तुम लोग इसको लिख सकते हैं एच न्यू माइनस डब्लू प्लस ई के, मतलब डब्लू और ई के को जितनी जितनी आवश्यकता है ऊर्जा की वो एच न्यू में से घट जाएंगे, ले लेंगे। तो क्या होगा, एच न्यू इज इक्वल टू डब्लू प्लस ई के, क्योंकि कार्यफलन और ऊर्जा किससे मिलना है, गतिज ऊर्जा किससे मिलना है, इसी फोटान की एनर्जी से मिलना है मुझको। तो एच न्यू इज इक्वल टू क्या कर देंगे, ये दोनों इसी से बनने वाले हैं, कार्यफलन और एनर्जी जो है इसी से मिलने वाली है, गतिज ऊर्जा। तो एच न्यू इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा। ठीक है। अब क्या होगा, इस W को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू ई के, या ऐसे लिख लेते हैं एक वेल डिफाइंड कंडीशन में हम लोग ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक कर लेते हैं इसको। अब देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटान की ऊर्जा धातु के कार्यफलन W से कम हो तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। एक चीज जानिए, प्रकाश इलेक्ट्रॉन तब उत्सर्जित होता है जब कार्यफलन से वैल्यू ऊर्जा की ज्यादा हो। अगर ऊर्जा W इज इक्वल टू 2.5 है, 2.5 जूल है, फोटान की ऊर्जा क्या हो गई, फोटान की ऊर्जा आपकी 2 जूल हुई, तो क्या निकलेगा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि इतनी एनर्जी को जब आप ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तब आप निकल पाएंगे उस भंवर से, उस जाल से, क्योंकि वह न्यूनतम, वह रिक्वायर्ड है, इतना तो रिक्वायर्ड है, इतना तो आपके पास एनर्जी होना चाहिए इस चक्र को भेद करने के लिए, इस चक्र को मात देने के लिए। अगर इतना नहीं है आपके पास तो आप प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात कह रहा है, अगर फोटान की ऊर्जा जो है ये धातु के कार्यफलन से क्या हो, कम हो, तब इलेक्ट्रॉन नहीं उत्सर्जित होगा, ये तो आप लोग जान रहे हैं। यदि दी हुई धातु के लिए प्रकाश की देहली आवृत्ति न्यू 0 हो तो ऐसे प्रकाश के फोटान की ऊर्जा, देखो जब न्यू आवृत्ति था तो एच न्यू एनर्जी थी, लेकिन अब देहली आवृत्ति दे दिया है। पहले देहली आवृत्ति को ही क्लियर कर देते हैं भाई। देहली आवृत्ति, देखो जो जो टर्म्स मेरे सामने एकदम नए आ रहे हैं मैं आपको एकदम खोल दे रहा हूं, भले राजन सर आपको पढ़ाए हूं। देहली आवृत्ति होता क्या है, देहली फ्रीक्वेंसी जिसको आप लोग बोलते हैं। जैसे न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता थी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने के लिए, वैसे न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, वही न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाती है। तो कैसे परिभाषित करेंगे, वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने के लिए आवश्यक होती है, वही आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाती है, जिसको न्यू 0 से कहते हैं। एक देहली तरंग दैर्ध्य भी होता है जिसको लैम्डा 0 से दिखाते हैं। तो देहली आवृत्ति को किससे दिखाते हैं हम लोग, न्यू जीरो। तो क्या होगा, तो ऐसे प्रकाश के फोटान की ऊर्जा क्या हो जाएगी, एच न्यू, क्योंकि यहाँ एच न्यू 0, क्योंकि यहाँ पे देहली आवृत्ति दे दिया है न्यू 0, तो एच न्यू 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से निकलने में ही व्यय हो जाएगी। अब ये इतना आप ध्यान न देते हुए एच न्यू 0 से अब वैल्यू, अर्थात जो एनर्जी है, मतलब जो W है
ये W क्या हो गया, यहाँ पे ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा, ये फोटान की ऊर्जा, ये अर्थात W कार्यफलन की वैल्यू h न्यू 0 दे दी गई। W की वैल्यू क्या दे दी गई, h न्यू 0 दे दी। केवल समझिए ध्यान से, ये वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पे तो क्या हो जाएगा, ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू 0, एच न्यू माइनस एच न्यू 0 क्या हो जाएगा, ई के इज इक्वल टू एच कॉमन कर लेंगे यहाँ से हम लोग, तो जाएगा ई के इज इक्वल टू एच कॉमन करें, एच इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एच कॉमन, न्यू माइनस न्यू 0, न्यू माइनस न्यू 0। इसको हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड, अर्थात समीकरण 2 कर देते हैं इसको। देखो तो इसको हम लोग समीकरण 2 कर देते हैं। अब देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और मजा आता जाएगा। तो चलते हैं आगे। क्या कर रहा है कि यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग v मैक्स हो, जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन, उसका अगर मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्स से ले लेते हैं हम लोग, v मैक्स माने मैक्सिमम वेलोसिटी, v अधिकतम, अधिकतम वेग को हम लोग v मैक्स से ले लेते हैं। अब जानते ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा mv², लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम वेग लिया गया तो v मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो ई के इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, वी मैक्स स्क्वायर अधिकतम वेग का स्क्वायर। अब यहाँ पे यम क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, तो वही प्रकाश इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब प्रकाश इलेक्ट्रॉन का हो चाहे इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान तो द्रव्यमान भाई, इलेक्ट्रॉन है का द्रव्यमान है ना, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम ही रखेंगे ना, कुछ दूसरा रख देंगे आप। तो ये क्या हो जाएगा, ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 3 कर लेते हैं। तो इक्वेशन 3 से समीकरण 3 से ई के की वैल्यू समीकरण 2 में डालने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, ई के की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, वैल्यू 1/2 mv²। तो यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं ई के बराबर 1/2 mv² एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू 0। यही है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण, यही है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट आपको ये है बेटा कि ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 3 नंबर में दिया है और ये बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में भी देता है कभी कभी। तो प्लस पॉइंट ये है कि 3 के बहाने 5 का भी स्वीकार कर ले रहे हो भाई। 3 में यहाँ पे पूछा है ना, बोर्ड में मान लो माशाल्लाह आ गया आप में 5 नंबर में, तब तो आप लोग मजे हो जाओगे, इतना बेस्ट तरीके से समझा दिया गया। अगर आप ये छोड़ के आए तो आपसे बड़ा बुद्धिमान इस दुनिया में कोई नहीं है, समझ रहे हो ना, इतना बेहतरीन लैंग्वेज होता है भाई। आपको ये छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नहीं आएगा उसके जगह दूसरा ही लिख के आओ। लेकिन फिजिक्स में अगर फिजिक्स का कुछ लिखोगे ना तो ठीक रहेगा। हम तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं आ रहा है तो दूसरा कुछ लिखो, पहले तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। जब आप अंत में हार जाते हो कि हमको नहीं आ रहा है, एकदम कहीं से तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है कि एकदम अइबे नहीं कर रहा है, तब दूसरा डाल सकते हो। जहाँ कुछ नहीं लिख रहे हो वहाँ पे कुछ लिख के तो कुछ नंबर तो ले सकते हो, कुछ तो ले सकते हो ना, समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा था इसी का, इसी में अथवा करके दिया था, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र प्राप्त करिए तथा प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट करिए। मतलब कौन से प्रतीक किस लिए यूज किए जाते हैं। तो चलो हम लोग उसको करते हैं। तो चलिए करते हैं हम लोग उसको। तो देखिए कह रहा है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र हमको स्थापित करना है। तो पहले हम लोग डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता क्या है, वह डी ब्रोगली तरंगे कहते किसको। डी ब्रोगली तरंग को द्रव्य तरंग के नाम से भी जाना जाता है। तो द्रव्य तरंग होता क्या है और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होता है। द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंगे एक ही चीज है। तो हम लोग पहले इसको डिफाइन करेंगे, तब हम लोग सूत्र को स्थापित करेंगे। देखिए चलते हैं। तो देखिए डी ब्रोगली के अनुसार जब कोई द्रव्य कण माने मैटर पार्टिकल्स, जिसमें कुछ मैटर हो, वेट वोट हो, जैसे जिसका कुछ अपना क्वालिटी है, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज हो। तो क्या है, डी ब्रोगली के अनुसार जब कोई द्रव्य कण जैसे फोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि गतिमान होते हैं, डी ब्रोगली के अनुसार जब कोई द्रव्य कण फोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि गतिमान होते हैं तो उनके साथ एक तरंग संबंधित होती है। उनके साथ क्या होती है, एक तरंग संबंधित होती है।
अर्थात वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य कणों से संबंधित इन तरंगों को ही द्रव्य तरंगे कहते हैं। अर्थात द्रव्य कण में कौन कौन सा आ जाता है, फोटॉन आता है, इलेक्ट्रॉन आता है, ये सब का द्रव्य कण आते हैं, मैटर पार्टिकल्स। तो मैटर पार्टिकल्स अर्थात द्रव्य कण से संबंधित तरंगों को द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्रोगली तरंग। और इन्हीं की जो तरंग दैर्ध्य है, इन द्रव्य तरंगों की, देखिए लिखा गया है, इन द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इस द्रव्य की जो तरंग दैर्ध्य है, द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो हमको डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फार्मूला निकालना, इक्वेशन निकालना है, समीकरण निकालना है, उसी को हम लोग को सिद्ध करना है। कैसे आया, कहाँ से आया, तो देखिए आइंस्टीन साहब जरूर आएंगे। तो पहले हेडिंग डाल दिया, कैसे आया, तो हेडिंग अच्छे से अच्छा लिखिए खूब। देखिए आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार, आइंस्टीन का द्रव्यमान और ऊर्जा मतलब मास और एनर्जी में एक रिलेशन था, आप लोग पढ़े होंगे, कक्षा 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जितना मास डालोगे उसको एनर्जी के रूप में आप फाइंड कर सकते हैं। ई बराबर mc², एक फार्मूला होता था, ई बराबर mc², एनर्जी और मास में, अर्थात ऊर्जा और द्रव्यमान में संबंध था, आइंस्टीन ने जो दिया था, ई बराबर mc²। इसको समीकरण एक कर देते हैं। अब फोटॉन की ऊर्जा आप लोग जन्म करते हैं hν, अभी पढ़ा के आया हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन का जो सिद्धांत था hν लिया गया था वहां पे, E = hν, ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या करते हैं, ये भी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी पहले से ही बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी आराम से बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, mc² = hν, mc² = hν हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, हमको m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, c को बट्टे में डालते हैं, तो हो जाएगा m बराबर hν/c²। अब संवेग जानते हैं आप लोग, p बराबर mv, द्रव्यमान में वेग का गुणा कर दो, संवेग आएगा। लेकिन फोटॉन है तो फोटॉन तो प्रकाश की चाल से चलता है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, mc हो जाएगा। तो फोटॉन का संवेग p बराबर mc। तो m की वैल्यू अभी आप निकाल के आए हो, यहाँ से m की वैल्यू निकाल के, तो m की वैल्यू ये डाल देंगे, c एज इट इज रहेगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा, hν, ये hν है, v मत पढ़ना भाई, hν है, न्यू माने जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति, हाँ आवृत्ति, न्यू 0 होता, दहली आवृत्ति रहती, समझ रहे हो ना। तो p बराबर क्या हो जाएगा, hν/c² गुणे c हो जाएगा। तो c से कैंसिल हो गया, तो p बराबर क्या हो जाएगा, hν/c, या इसको हम लोग लिखते हैं, h को अलग कर लो, ν/c को अलग कर लो, p बराबर h × ν/c के। अब देखो आगे क्या होता है, अब देखो एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते हैं तो ठीक ठीक, नहीं जानते तो हम बता रहे हैं, ν c/λ, न्यू बराबर c/λ, अर्थात जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति है वो c/λ होती है, c/λ ये फार्मूला होता है। या हम चाहे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, लैम्डा को यहाँ कर सकते हैं और c/ν कर सकते हैं, न्यू = c/λ। तो लैम्डा को इधर कर दो, न्यू को बट्टे में डाल दो, अर्थात चेंज कर दो इनका पोजीशन। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, c/ν। अगर हमको 1/λ चाहिए तो क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, लैम्डा का उल्टा 1/λ। तो ऐसे इधर का भी साइन क्या हो जाएगा, ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा। तो 1/λ बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो 1/λ बराबर ν/c, ये वैल्यू आ गई। अब देखो क्या होता है, p बराबर वहां पे था आपका, p बराबर क्या था देखते हैं। तो फार्मूला आपने निकाला था p बराबर h × ν/c, ये फार्मूला आपने निकाला था। तो इसमें हम लोग ν/c की वैल्यू डालते हैं, ν/c की वैल्यू पुटअप करते हैं। तो ν/c की वैल्यू क्या थी भाई, 1/λ आई थी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, p = s × 1/λ, या ये गुणा करके हम लोग कर लेते हैं। तो p बराबर h/λ, ये आपका फार्मूला आ गया। इसी को कहते हैं डी ब्रोगली
तरंग दैर्ध्य का सूत्र, यहां से चाहे तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा h/p आ गया डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र। ये तो संवेग के पद में था, आप संवेग को बट्टे में डाल दीजिए तो ये आ गया डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र। अब यहाँ पे लैम्डा क्या है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है। h को कहते हैं प्लांक कांस्टेंट 6/10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और ये आपका p क्या है, संवेग, संवेग, ये क्या है, संवेग। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो घ वाला क्वेश्चन क्या करा है, रदरफोर्ड सोडी का नियम लिखिए, सूत्र n बराबर n0। यहाँ पे देखो e की पावर माइनस लैम्डा टी खा गया भाई साहब, माइनस लैम्डा टी तो दिया लेकिन e को इन्होंने खा लिया, अर्थात नहीं दिया। अब खा लिया हमारे पेट में थोड़ी अंदर इनके चला जाएगा, इतनी अच्छी चीज इनके अंदर थोड़ी पच जाएगी। तो क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड सोडी का नियम लिखिए और फार्मूला n = n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी का निगमन करिए। ये क्वेश्चन और एक अंगा वाला क्वेश्चन, ये दोनों सॉल्व कराएंगे क्योंकि ज़्यादा कराने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चल जाएगा। केवल आज के लिए 5 ही क्वेश्चन कराएं क्योंकि 3 नंबर का थोड़ा लंबा होता है, 3 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन लंबा होता है, तो समझ रहे हैं ना। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन कराएंगे भी। तो चलिए घ वाला पहले करते हैं हम लोग। तो देखिए रदरफोर्ड सोडी का नियम प्रूफ करने के लिए कहा था, तो पहले रदरफोर्ड सोडी का नियम होता क्या है। तो देखो रदरफोर्ड सोडी का नियम विघटन के लिए होता है, विघटन का इन्होंने नियम दिया था, या विघटन नियम भी जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो इस नियम के अनुसार किसी क्षण माने किसी टाइम रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है, इस नियम के अनुसार। अब पहले क्या करा है, रेडियो एक्टिव परमाणुओं की क्षय होने की दर, परमाणु यानी नंबर ऑफ एटम्स है, क्षय होने की दर माने टाइम के रिस्पेक्ट में, क्षय होना माने विघटित होना, विघटित होना माने माइनस साइन लगना। परमाणु विघटित हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो -dN/dt मतलब परमाणुओं के, रेडियो एक्टिव परमाणुओं की क्षय होने की दर मतलब -dN/dt प्रोपोर्शनल टू क्या है, उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती। मान लो परमाणुओं की संख्या n है, मतलब परमाणुओं की संख्या के विघटित होने की दर, अर्थात दर माने टाइम के रिस्पेक्ट में, -dN/dt यह किस पे डिपेंड कर रहा है, परमाणुओं की संख्या पे, मतलब नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड कर रहा है, उस क्षण जितना भी परमाणु उपस्थित है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो -dN/dt प्रोपोर्शनल टू n, या क्या हो जाएगा -dN/dt। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लेंगे, तो कांस्टेंट वो हम लैम्डा लेते हैं, तो -dN/dt = लैम्डा टी। क्या हो गया, लैम्डा टी हो गया। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, इधर भेज देते हैं, तो क्या होगा dN/dt = लैम्डा टी हो गया। यही फार्मूला इन्होंने दिया था रदरफोर्ड सोडी ने। अब यहाँ पे लैम्डा को हम लोग क्षय नियतांक बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्षय नियतांक, क्षय नियतांक लैम्डा हम लोग दिखाते हैं। तो अब लोग आइए सूत्र का निगमन करते हैं। सूत्र इन्होंने क्या कहा, n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, ये रदरफोर्ड सोडी ने ही ये सूत्र दिया था, तो इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो देखिए माना किसी क्षण t पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या n है, मान लो कोई टाइम t हम ले लिया है, t टाइम पे हमारे पास परमाणु जो उपस्थित हैं वो n है, लेकिन कुछ समय बाद 1-2 घंटे बाद समय में परिवर्तन होगा, समय में परिवर्तन होगा तो परमाणुओं की संख्या में भी कुछ तो परिवर्तन होगा, चाहे घटेगा चाहे बढ़ेगा। तो देखिए तथा t+dt अर्थात t+Δt समय बाद परमाणुओं की संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है। t+Δt टाइम बाद परमाणुओं की संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है, और घटने के बाद वैल्यू n-dN हो जा रहा है, घट के वैल्यू क्या हो जा रहा है, n-dN हो जा रहा है। तो परमाणुओं के संख्या के क्षय होने की दर, क्षय होने की दर भी -dN/dt हमने निकाला था, रदरफोर्ड सोडी का नियम यहाँ पे -dN/, क्षय होने की दर, परमाणुओं की संख्या के क्षय होने की दर या विघटित होने की दर को हम लोग किससे लिखते हैं, -dN/dt से। देखो आगे
तो यहाँ जो ऋणात्मक चिन्ह है ये किस चीज को बताता है, समय के साथ विघटन की दर घटती जाती है, मतलब जैसे जैसे टाइम चलेगा। अच्छा एक चीज देखते हो, आदमी जितना शुरू में जोशीला रहता है बाद में क्या बुढ़ौती में भी उतना ही जोश रहता है? नहीं, कम होता है। समय के साथ साथ जोश भी घटता जाता है। तो ऐसे बात यहाँ पे है, समय के साथ साथ विघटन की दर क्या होती है? घटती जाती है। क्या होती है? उसके वैल्यू में डिक्रीज होने लगती है, वैल्यू उसकी डिक्रीज होती है, घटती है। तो देखो क्या होगा, रदरफोर्ड सोडी के नियम से तो dN/dt माइनस लैम्डा एन आया था। रदरफोर्ड सोडी का नियम पहले ही बताया था, मतलब जो परमाणुओं की क्षय होने की दर है वो उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ये सूत्र हमने निकाला था रदरफोर्ड सोडी के नियम में। तो dN/dt बराबर क्या हो जाएगा? माइनस लैम्डा एन। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, समीकरण 1 कर देते हैं। अब क्या करोगे बाबू, इसका जो n है इसके बटे और इसका dt इसके बगल में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? dN/n इज इक्वल टू ये माइनस लैम्डा dt हो जाएगा। अब भैया जो मैथ के धुरंधर है, जरा अवकलन समाकलन अपना तैयार कर लें, यूज करने वाला हूं मैं समाकलन अवकलन। यहाँ पे दोनों पक्षों का मैं क्या कर लेता हूं? समाकलन करता हूं। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर थोड़ा सा बायो वालों को लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हम ऐसे वे में बताएंगे कि आपको मजा आ जाएगा, दिक्कत हो नहीं करेगी। तो इंटीग्रेशन dN/n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। अब देखो क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन dN/n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा को हम लोग क्या कर लेते हैं? बाहर कॉमन कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस लैम्डा इंटीग्रेशन dt हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt हो जाएगा। तो dN/n, अब देखो dt/t ये होता है log t, log t में होता है, टू द बेस e होता है, log t। समाकलन आप लोग पढ़े होंगे, अवकलन का उल्टा समाकलन, समाकलन का उल्टा अवकलन। तो dN/n क्या हो जाएगा? log n टू द बेस में e, log n टू द बेस e इज इक्वल टू dx, खाली x का समाकलन क्या होता है? x होता है। तो वैसे dt का समाकलन क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो लेकिन माइनस लैम्डा है तो उसमें t का मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा? log n टू द बेस e इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। और जानते हो जो हम लोग समाकलन करते हैं, समाकलन में कुछ अचर पद भी होता है, अचर पद का अवकलन शून्य होता है, इसीलिए उनको बाद में हम लोग एज ए कांस्टेंट उनके लिए कुछ जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? log n टू द बेस e इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t प्लस कांस्टेंट हम लोग मान लो c लेते हैं मैथ में, लेकिन यहाँ पे a लेते हैं, x लेते हैं, k लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं अपने मन से, जो भी मन करे, जिसका जो भी मूड करे। देखिए मेरा नाम अवनीश है तो इसलिए मैं a लेता हूँ, ये a। तो जाएगा log n टू द बेस e इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t प्लस a, समीकरण 2 कर देते हैं। अब देखिए मान लो हम लोग प्रारंभिक समय शून्य लेते हैं, तो प्रारंभिक टाइम मतलब इनिशियल वैल्यू, इनिशियल टाइम मतलब प्रारंभिक मान जो है टाइम का हम लोग 0 लेते हैं। t बराबर 0 पर रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या को हम लोग किससे ले लेते हैं? n0। ये क्यों ले रहे हैं? किस a की वैल्यू निकालने के लिए इतना नाटक करना पड़ रहा है। a की वैल्यू जब आ जाएगा तो हमारा जो फार्मूला एकदम सही डिराइव होगा। तो हम लोग फार्मूला सही से डिराइव करने के लिए t की वैल्यू 0 लेते हैं और n की वैल्यू n0 लेते हैं। तो यदि t बराबर 0 पर रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या n0, तो n की वैल्यू क्या है? n0 और t की वैल्यू 0 है। तो log टू द बेस e, log n0 टू द बेस e इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, t का वैल्यू 0 रखते हैं, माइनस लैम्डा इंटू 0 प्लस a। तो जाएगा log n0 टू द बेस e इज इक्वल टू a। ये वैल्यू आ गई, ये क्या हो गई? ये वैल्यू मेरी आ गई भाई साहब, ये वैल्यू मेरी आ गई। ये तो खत्म हो जाएगा 0 का, जिसमें मल्टीप्लाई तो खत्म हो जाता है, 0 ही आता है, तो 0 से कोई मतलब है नहीं। तो log n0 टू द बेस e इज इक्वल टू a हो जाएगा। अब ये जो a का मान आया है ये समीकरण 2 में डालने पर, समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? log e टू द बेस n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t प्लस a की जगह पे हम लोग जो वैल्यू यहाँ पे निकाले वही रख देते हैं, log n0 टू द बेस e। तो जाएगा log, अब देखो
ये लाग वाली वैल्यू को एक साइड में कर लेते हैं और जो कांस्टेंट टाइप की वैल्यू उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो लाग इधर है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो लाग n टू द बेस e माइनस लाग n0 टू द बेस e इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। ये हो गया। अब चलो सॉल्व करते हैं इसको अच्छे तरीके से। तो देखो लाग m बटे n एक फार्मूला जानते थे आप लोग, लाग m बटे n तो होता है लाग m माइनस लाग n। ये कक्षा 9 क्लास 9 में रहा होगा आपका। तो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा लाग माइनस में था तो बटे में हो जाएगा लाग n बाई n0 टू द बेस e इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। अब देखो जब लाग हटता है ना तो ये e इधर जाता है, ये वैल्यू जो होती है इसके खोपड़े पे चढ़ जाती है अर्थात पावर में आ जाती है। तो n बटे n0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर ये वैल्यू क्या हो जाएगी इस सिर पे चढ़ जाएगी अर्थात पावर में आ जाएगी। तो n बटा n0 इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा टी। ये मैथ का रूल होता है, आप लोग जानते होंगे। तो जाएगा n अपॉन में n0 इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा टी, या n बराबर हो जाएगा n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। यही फार्मूला था यहाँ पे, ये यहाँ पे फार्मूला था, ठीक है। और ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। इस पे जब क्वेश्चन आएगा पूछेगा, अभी लगवाएंगे तो और मजा आएगा। अगला क्वेश्चन था आपका ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं तथा मॉड्यूलेशन का अर्थ स्पष्ट करना है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, तो देखिए ट्रांसड्यूसर एकदम बेस्ट वे में खोलेंगे भाई, मजा आ जाएगा एकदम। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर एक प्रकार का डिवाइस है, युक्ति है। ये क्या करता है, ऊर्जा की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, बदलता है। तो ट्रांसड्यूसर वह युक्ति है जिसका उपयोग ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग लाउड स्पीकर माइक ले लो, एक एग्जांपल। माइक में जब आप बोलते हो क्या होता है, माइक में जब बोलते हो तो मुंह से जो आवाज निकलती है वो ध्वनि की ऊर्जा के रूप में निकलती है, लेकिन जब माइक के अंदर जाती है तो वह तारों से होते हुए लाउड स्पीकर के पास पहुंचती है और क्या करती है, ध्वनि ऊर्जा में बदल देती है। वो क्या होती है, तारों से जाती है तो विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है, अब फिर वहां पे ध्वनि ऊर्जा लाउड स्पीकर से निकलेगा। तो पहले मुंह से ध्वनि, फिर बाद में क्या होगा, विद्युत ऊर्जा के रूप में जाता है। तो एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एक प्रकार का क्या है, ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर वह युक्ति होती है जिसका उपयोग ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए किया जाता है। ऐसी युक्ति को हम लोग ट्रांसड्यूसर कहते हैं, ठीक। ट्रांसड्यूसर समझ में आ गया। अब आता है मॉड्यूलेशन को कहा था, तो मॉड्यूलेशन को एकदम बेहतरीन तरीके से, मॉड्यूलक भी जिसको कहते हैं मॉड्यूलेशन को हम लोग परिभाषित करते हैं। ये सब संचार व्यवस्था चैप्टर से है, अगर पढ़ाया गया है तो ठीक, नहीं पढ़ाया गया तो हम बता दे रहे हैं। वैसे छोटा क्वेश्चन था इसीलिए बताते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन रहता तो नहीं बताते हम। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है कि देखिए दो प्रकार का सिग्नल होता है, एक डिजिटल एक एनालॉग। दो टाइप का सर्किट होता है, डिजिटल सर्किट, एनालॉग सर्किट। डिजिटल सर्किट में धारा का मान समय के साथ नहीं परिवर्तित होता है, एनालॉग सर्किट में धारा का मान समय के साथ परिवर्तित होता है। एनालॉग सर्किट का एग्जाम्पल अल्टरनेटिंग करंट में आप लोग पढ़े हैं, धारा का मान समय के पश्चात परिवर्तित होता है। तो सामान्यतः भेजे जाने वाले डिजिटल एवं एनालॉग सिग्नल, दो टाइप का सिग्नल है, डिजिटल और एनालॉग। सामान्यतः भेजे जाने वाले डिजिटल एवं एनालॉग सिग्नल को इनके मूल रूप में नहीं भेजा जा सकता है, चूंकि इन सिग्नलों की आवृत्ति क्या होती है, बहुत कम होती है। मूल रूप अर्थात ये जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में इनको नहीं भेजा जा सकता। क्यों, कारण, वजह इनकी आवृत्ति बहुत कम होती है, इसलिए इनको इनके मूल रूप में नहीं भेजा जाता है। इस तरह के सिग्नलों को भेजने के लिए वाहक अर्थात कैरियर की आवश्यकता होती है, कोई ले जाने वाले की आवश्यकता होती है। ये वाहक उच्च आवृत्ति की तरंगे, संकेत या सिग्नल हो सकते हैं। मॉड्यूलेशन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। अब देखिए असली परिभाषा, ये तो अभी कानून पढ़ा था आपको। कहा आया कि अल्प आवृत्ति के संकेत सिग्नल को उच्च आवृत्ति के संकेत पर लादना अर्थात अध्यारोपित करना मॉड्यूलेशन कहलाता है। अब जैसे देखिए सामान है
वजन ज़्यादा है, अगर आपको 50 किलो का ले जाना है बोरी, क्या करेंगे हम लोग? तो देखिए क्या होता है, अगर मान लो आपको 50 किलो बोरी ले जाना है, आपको घर से अपने स्कूल 50 किलो की बोरी, आजकल मिड डे मील बनता नहीं विद्यालय में हो, तो अगर मान लो जिस विद्यालय में आप लोग पढ़ते हैं वहाँ मिड डे मील बन रहा है, 50 किलो चावल अपने घर से आपको अपने स्कूल पे ले जाना है, तो क्या सर पे ले जाएंगे? अगर विद्यालय दूर है तो सर पे तो जाएगा नहीं, जाएगा तो कोई साधन से, चाहे वो मोटरसाइकिल से ले जाइए, चाहे वो साइकिल पे लाद के ले जाइए। तो वैसे ही देखिए, जब वजन बढ़ता है तो आप लोग कोई साधन का यूज करते हैं। तो वैसे यहाँ पे है, पहले वजन कम था, 2 किलो था, हाथ में झुलाते हुए चल दिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब अल्प आवृत्ति की संकेत, जब आवृत्ति क्या था, कम था, अल्प आवृत्ति संकेत माने सिग्नल, जब कम फ्रीक्वेंसी की सिग्नल को हम लोग उच्च फ्रीक्वेंसी की सिग्नल पे क्या करते हैं, अध्यारोपित करते हैं, लादते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अध्यारोपित करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेशन। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है कि जब हम लोग उच्च आवृत्ति की तरंगों को, उच्च आवृत्ति की संकेतों को, सिग्नलों को जब निम्न आवृत्ति की संकेतों को, सिग्नलों को हम लोग उच्च आवृत्ति की संकेतों पर लादते हैं, तो यह क्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है, मॉड्यूलेशन कहलाती है। ठीक है, तो जिसको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और जो चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वह सब्सक्राइब कर ले। आज केवल 5 ही क्वेश्चन बताया हूं, जिससे कि आपका कल वाला सीरीज खत्म हो गया। तो अब सेकंड सेट का हम लोग जो 3 नंबर वाला 10 क्वेश्चन है उसको हम लोग कल करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया। जब ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो समझ ही रहे हैं आपके पास दिक्कत होगा पहुँचने, हम नहीं चाहते हैं कि आपको कोई दिक्कत हो। तो चलिए, जिसको वीडियो अच्छा लगता हो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और जो चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर ले। देखने के लिए